सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जैसा मैं आपने बताया, मेरा नाम प्रशांत जैन है। आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूँ 2012 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएट होते ही मेरी मैं मानता हूँ बहुत अच्छी जॉब लगी थी एम्स्टरडैम में एज अ ट्रेडर। ऑप्टिवर कंपनी थी, तो मैं वहाँ पे गया। फिर उसके बाद उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो एकदम से मेरे अंदर देशभक्ति की भावना जागी और मैं वापस आया। आईएएस बनने की कोशिश की, फिर आईएएस पहले अटेम्प्ट में क्लियर भी किया। और फिर उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि यार ये फील्ड बहुत स्लो है। जब मैंने कुछ आईएएस के साथ वर्क करके देखा, मुझे लगा कि यार कोई आईएएस तो देना है। मेरे को जो रियलाइज हुआ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। फिर मैंने प्रथम करके एक एनजीओ है, वहाँ पे वर्क किया। और फिर मुझे ये चीज रियलाइज हुई दैट आई हैव नेचुरल इंटेलेक्ट इन एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर फिर मैंने काम स्टार्ट किया। एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह कोटा ही, तो आई रिटर्न टू कोटा। मैं कोटा का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, कोचिंग वगैरह सब यहीं से हुई। 2008 में सिलेक्शन हुआ। और मैं जब आया था ना, तो सबसे पहले मैं ये बोलता था कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ कि मेरी सबसे अच्छी रैंक तो पढ़ाने वाला हुआ। फिर मुझे सारा के बारे में पता चला कि यार 41 भी है, मैं 42, ये है 41 है। तो वो एक थोड़ा सा शॉकर था। सो बेसिकली मैंने जब एजुकेशन में चालू किया, तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है, और सेम विजन के साथ मैंने स्टार्ट किया कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करना। सो आई स्पेसिफिकली वर्कड ऑन लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स अगर आप लोगों ने सुना हो तो लर्निंग गैप्स बेसिकली ये होता है कि 8वीं क्लास के बच्चे को अगर 8वीं की चीज़ नहीं आती है, चौथी की चीज़ आती है, तो उसका लर्निंग गैप 4 साल का है। ये चीज़ मैंने प्रथम में पढ़ी। तो मैंने स्टार्ट किया और एजुकेशन चलता है, ठीक है। अब मेरी एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी है ना, इट स्टार्टेड विद अ वेंचर कॉल्ड शरद राघव डिजाइनर्स। अब कोई एक्सपर्टाइज नहीं, मैं एजुकेशन का आदमी, मेरे पास एक प्रपोजल आया, ठीक है। उस समय तक थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई थी मेरी, क्योंकि कोचिंग सेक्टर में आपको पता ही है पैसा खूब मिलता है, तो कुछ सेविंग्स थी मेरी। शरद राघव खुद जो डिजाइनर है, जिन्होंने अगर आप लोगों को पता हो जो मानुषी चिल्लर, तो मानुषी चिल्लर के को डिजाइन किया था। उनके जो कॉस्ट्यूम्स है उन्होंने डिजाइन किए, तो बहुत हॉट शॉट डिजाइनर थे, कोटा के ही है। तो वो हमारे पास आए, हमने स्टार्ट किया, कोई एक्सपर्टाइज नहीं, सब अच्छा चल रहा था। फिर मोदी जी ने अनाउंस की नोटबंदी। नोटबंदी के बाद लोगों का काला पैसा खत्म हो गया। अब ये बिजनेस चलते काले पैसे से आप लोग भी जानते हैं। आई एम बीइंग वेरी एक्सप्लिसिट, ठीक है, ताकि आप लोग को बिजनेस इनसाइड क्लियर हो। आपको पता है डिजाइनर स्टोर एक रॉयल्टी चीज है, इट इज नॉट एसेंशियल गुड, राइट। ये चलेगा तब जब पैसे लोगों के पास बहुत पैसा होगा, राइट। अब वो खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए साथ में। तो उस समय मेरा जो पर्सनल, मैंने तकरीबन आप मान के चलिए, मैं फिगर्स के साथ बता रहा हूँ आपको, आई वांट दिस टॉक टू बी वेरी कैंडिड, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए मैंने उसमें खत्म किया, मेरे खुद के। सो दैट वाज माय फर्स्ट फेल्ड स्टार्टअप, स्टार्टअप की बिजनेस बोल सकते हैं। सेकंड, तो मेरा पहला स्टार्टअप खत्म हुआ बिकॉज ऑफ नोटबंदी। अनप्रेसिडेंटेड चीज है, कभी सुनी नहीं थी कि ऐसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड, मैंने स्टार्ट किया टॉकिंग टेक्स्ट, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरे को जैसे जो सारांश की लर्निंग है, मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में था किसी कोचिंग के अंदर, रेजोनेंस के अंदर ही था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार जो B2B सेगमेंट है, जो स्कूल्स के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर सकती है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। क्योंकि मेरा अजम्पशन ये था कि यार एक स्टूडेंट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, जो सारा बहुत अच्छे से कर रहा है, लाइक कुडोज टू हिम। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि एक स्टूडेंट को क्रैक करना बहुत मुश्किल है, और एक स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, 100 से 1000 करना भी मुश्किल है। ऑल्दो एक बार फ्लाईव्हील क्रिएट हो जाता है तो सब चीजें सॉर्टेड रहती हैं। तो मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजी वहाँ पे की, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं था। वहाँ का दुबई सेंटर मेरे थ्रू खुला था, बहुत सारे सेंटर्स मेरे थ्रू खुले थे। तो मुझे आई हैड गुड इनफ आइडिया। तो आप सोचिए, पहले स्टार्टअप में मेरे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं थी। सेकेंड आइडिया में आई वेंट विद एन एक्सपर्टाइज। मैंने 2 को-फाउंडर्स भी लिए उसके अंदर। आइडिया स्टार्ट मैंने किया था। एक को-फाउंडर मेरे सीनियर डिवीजन के जेई के बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री फैकल्टी थे, और एक ऐसा मान सकते हैं HNI थे, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जिन्होंने बेसिकली फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में किया था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया नवंबर 2019 में। हम लोगों के स्टार्ट करने के 2 महीने बाद वी हैड डील्स ऑफ अराउंड 50 स्कूल्स। उन स्कूल्स का पहला जो कैश अमाउंट है वो भी हम लोग का था। तो जो हम लोग कैश वॉल्यूम देख रहे थे राइट फ्रॉम दी स्टार्ट, जो हमारे पास कमिटमेंट था, इट वाज समवेयर अराउंड 25 to 30 lakhs पर मंथ। तो हमें लगा ये तो ब्लॉकबस्टर आइडिया है, ब्लॉकबस्टर चीज है,
और ये इसका फ्लाईव्हील भी क्रिएट हो ही जाएगा, इतने सारी चीजें। फिर आता है कोविड, ठीक है। हमारे पास मतलब पहली बार में मतलब फरवरी में हम लोग का ऐसा कोई इंटेंट नहीं था कि फंड रेज करना है। हमने जिन स्कूल से बात की उनमें से एक स्कूल का जो फाउंडर था उसका एक फ्रेंड इंडोनेशिया में रहता है जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड रहता है, तो उन्होंने हमें कनेक्ट किया। $2 मिलियन का फंडिंग हमें कमिट हो गया, ड्यू डिलीजेंस तक बात आई और फिर कोविड। तो हमारा सेकंड स्टार्टअप शहीद हुआ कोविड में, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये सब चीजें चल रही थी। मैंने 1 साल निकाला, 2 साल निकाला, मेरी पर्सनल ग्रोथ तो हो गई तो, क्योंकि मैं अनअकैडमी के साथ एसोसिएट हो गया। उसके बाद मुझे हर होना पड़ा बट टू लाइक रन माय बिजनेस एंड फाइनेंसेस। तो मैंने जो मेरा जो पहला स्टार्टअप था वो तकरीबन 2016 या 17 में फेल हुआ था, जितना मुझे याद है, मुझे जितना याद है। फिर उसका 2-3 साल फिर पैसे कमाए, फिर उसमें डाले, फिर वो भी एक तरह से खत्म ही हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पिछले साल मैंने ये रियलाइज किया कि यार दिया तले अंधेरा वाली बात। कैसे? मेरा फैमिली बिजनेस है एग्रीकल्चर, मेरे पापा का आड़त का बिजनेस है कोटा के अंदर, अगर आड़त का नाम आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। और उसके अंदर मतलब मैंने जो अपना स्टूडियो बनाया ना ऑनलाइन एजुकेशन के जो स्टूडियो बनाया वो मैंने बनाया रोड नंबर 5 पे। अगर जो लोग कोटा को जानते हैं, रोड नंबर 5 वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत कुछ है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा। मैंने उन लोगों से बात की, यार आप मतलब क्रॉपिंग सीजन से पहले 1 महीने तक वो किसान लोग घूमते रहते हैं, यार हमें कहाँ सस्ता फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ सस्ता पेस्टिसाइड मिलेगा, कहाँ अच्छे सीड्स मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं है भाई साहब। और जो दुकानदार है ना वो मस्त अपने हिसाब से मार्जिन ले रहा है, अपने हिसाब से रेट सेट कर रहा है। और मतलब मैंने लिटरली मतलब मेरे फादर को गॉडली फिगर देखा है किसानों के लिए कि भाई साहब आप जो बताते हो वैसा हो जाएगा। मैंने कहा ये बहुत ही रॉ मार्केट है। फिर मैंने थोड़ी बहुत अपने लेवल पे उसमें रिसर्च चालू की एंड देन वी स्टार्टेड अनाज बेसिकली क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिक लेवल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। रूरल जो पूरा जो हम लोगों का है फार्मर्स के लिए बेसिकली एक हम लोग सारी जो रिटेल स्टोर्स होती है, फर्टिलाइजर स्टोर्स जो होती है, ठीक है, पेस्टिसाइड की जो स्टोर है, हमारी भी 3-4 स्टोर्स है, हम उन सबका एक नेटवर्क बना रहे हैं। और किसानों को जो बेस्ट रेट है वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। हमारी वेबसाइट पे ई-कॉमर्स भी है, बाइक सेलिंग सब हो पाएगी। और हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्स होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। हम लोग जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सो इसमें मैं और मुकुल मेरे साथ है। मुकुल का खुद का भी फर्टिलाइजर वगैरह का बिजनेस है एंड ही इज प्रोफेशनल। मतलब मैं जैसे IIT से आता हूँ तो मेरा एक अलग लेवल ऑफ लर्निंग है। ही इज प्रोफेशनल इन कॉमर्स, सो इनका बहुत अलग लेवल ऑफ लर्निंग है। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंटैरिटीज देखी है। हम दोनों के फैमिली बिजनेस सिमिलर है मगर हम दोनों की जो एक्सपर्टाइज है वो काफी कॉम्प्लीमेंट है। सो स्टार्ट मैंने किया था एंड देन आई वाज स्ट्रगलिंग अगेन क्योंकि मेरे पास खुद की कोई इनसाइट नहीं थी। देन ही केम विद अ पर्सन ऑफ इनसाइट जो हमने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया था कि यार इनसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ही हैड दैट इनसाइट। इन्होंने पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसको रिफाइन किया। वी केम अप विद दिस टर्म दैट वी आर ट्राइंग टू मेक स्विगी ऑफ रूरल इंडिया। सो ये इन्हीं का बेसिकली इन्हीं की देन है, ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें। सो ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ, मैं अपने जो एक्सपीरियंस है जो बताने वाला हूँ वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। देन अंकित विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्लान, मतलब हम लोग टर्म्स लेके बात करेंगे। देन मुकुल विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक कंपनीज एंड ऑल, राइट। तो मैंने जो मेरा पहला बिजनेस था, मेरा फिक्स था, मैंने 50 लाख रुपए एलोकेट किया क्या दिस इज द अमाउंट व्हिच आई विल मेक। फिर आपको केपेक्स और ओपेक्स का मतलब चमकता होगा। तो मेरा लार्जली इसमें केपेक्स में चला गया बिकॉज आपको पता है डिजाइनर स्टोर अगर आप खोल रहे हो तो वही भव्य एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने सिने मॉल में खोला और काफी अच्छा एरिया था स्टोर का। हम लोगों ने उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ही रॉयल की थी, ठीक है। मतलब हम लोगों ने मैं जस्ट एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आप लोगों को। हमने एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब लहंगा बेचा था हम लोगों ने जिसमें ऑस्ट्रिच फेदर्स थे 11 लाख रुपए। तो ऐसी ऑडियंस होती है, ठीक है। मतलब मैं भी सोचता था, मैंने कभी कॉम्प्लेन नहीं किया लाइफ में अपने आप को कि मैं कभी अपनी वाइफ के लिए ऐसा कुछ खरीद रहा होगा, बट ऐसी ऑडियंस होती है। और इसमें यही होता है, उन्होंने मुझे यही चीज बताई थी कि देखो ऐसी कम चीजें हम लोग बनाएंगे, महीने में 5-6 बड़े क्लाइंट होते हैं इसके अंदर जो आप लोगों से बहुत बल्क बाइंग करते हैं और ये पैन इंडिया मार्केट मुझे सही लगा। और उन्होंने इनिशियल वो भी दिखाई मुझे कि यार ये देखो ये प्रोजेक्शंस है। तो हम लोगों ने 50 लाख एलोकेट किया
उसमें से 30 लाख 35 लाख रुपए हमारा स्टार्टिंग में लग गया इन्वेंट्री वगैरह सब रेडी करने में। फिर हम लोगों ने एलोकेट जो अब डे 1 से हमारा बिजनेस ऑपेक्स पॉजिटिव, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लोग बात कर रहे हैं, ऑपेक्स पॉजिटिव हम लोग का ऑलरेडी था, तो कोई नया पैसा अंदर जा नहीं रहा था, ठीक है, कोई नया पैसा अंदर जा नहीं रहा। फिर उसके बाद 6-7 महीने तक वो चीज चली, उसके बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी होती हमारी सेल ठप ड्रॉप हो गई। अब क्या होता है आप लोगों को पता ही है, इसके अंदर जो साइकिल होती है मतलब इट्स द सीजनल बिजनेस, अगर शादी का मुहूर्त वगैरह निकले हुए हैं तो काफी ज्यादा सेल होगी, वरना सेल नहीं होगी। तो उसके बाद हम लोगों ने ये चीज किया कि हमारे जो टेलर्स और जो वो होता है कढ़ाई बुनाई का जो काम करते हैं वो स्टाफ हम लोगों ने कम किया। इट वाज कॉल व्हिच वाज बीइंग टेकन बाय शरद, राइट, शरद राघव, ही वाज द वन हु वाज टेकिंग दिस कॉल, आई वाज द फाइनेंशियल पार्टनर, मेरी एक्सपर्टाइज भी नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। हम लोगों ने जो वहां पे जो चीज हम लोगों ने, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने गलत की, वो ये थी वी इंसिस्टेड ऑन B2C सेल्स, राइट। हम लोगों ने ये चीज सोची कि हम तो हमारे लिए बनाए, जबकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बल्क में हम लोगों से कुर्ते बनवाना चाहते थे, बिकॉज ही हैड द नेम, शरद राघव वाज अ ब्रांड इन कोटा, सॉरी मुंबई। सो बहुत सारे लोग कोलकाता के लोग थे, वो हम लोगों ने इग्नोर किया। हम लोगों को उस समय ये चीज सोचनी चाहिए थी कि यार ये जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मेरी लर्निंग है, हो सकता है किसी और को कुछ और हो, क्योंकि ये देखिए ये एक काउंटर आर्गुमेंट हमेशा होता है कि एक फोकस बिजनेस होना चाहिए। आप B2C कर रहे हो तो आपको B2C के बारे में सोचना चाहिए और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। बट वो हमारा जो स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने भी वही स्ट्रैटेजी लगाई कि B2C करते हैं और कॉस्ट को थोड़ी सी कम करते हैं, थोड़ा सा लीन बिजनेस बनाते हैं। बट इवेंचुअली मतलब एक के बाद एक चीजें होती गई, मार्केट कभी उठाई नहीं, मतलब मेरे साथ आज तक नहीं उठ पाया, तो आज तक भी मार्केट अलग अलग रीजन से डाउन ही होता गया। तो हम लोगों ने वो वेंचर बेसिकली कर। अब इसमें जो की टेक अवेज है वो ये है कि आप लोगों के दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए कि यार आप कितना इन जाना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हिच यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो मेरे लिए मैंने जैसे 50 लाख रुपए डाला, क्या मैं 50 लाख रुपए डालूंगा, इससे ज्यादा मेरी एपेटाइट नहीं। अब वो 50 लाख रुपए ना मेरे फैमिली को हैम्पर कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली का सर्वाइवल उस पर डिपेंड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रॉन्ग कॉल हो जाता है जब आपकी फैमिली आपके डिसीजन की वजह से सफर है। योर फैमिली शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ योर, आप खुद पर्सनली सफर कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे गाड़ियों का शौक है तो मैं बहुत अच्छी गाड़ी नहीं ले पाया 3-4-5 साल में, दैट्स ओके, ये मेरी सफरिंग है, मैं इसको सफरिंग भी नहीं मानता, राइट। बट पॉइंट ये है कि ये चीज डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप फाइनेंशियल प्लान, और ये बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सारांश है पूरी फैमिली के साथ ऑल इन है। आप सोचे तो इन्होंने और कुछ काम नहीं किया, ये ऑल इन है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, पहले बिजनेस के अंदर मैं ऑल इन नहीं किया, मैं केवल पैसा लगा रहा था, मैं अपना खुद का एक अलग जो एजुकेशन का बिजनेस था वो कर रहा था। फिर जो सेकंड हम लोग का जो बिजनेस था उसके अंदर हम लोगों ने अमाउंट पूलिंग किया, 15-15 लाख रुपए हम लोगों ने पूलिंग की, 45 लाख का हम लोगों ने कॉर्पस बनाया। पहले महीने में हमारा 25 से 30 लाख रुपए अकाउंट पे आ गए, तो हमारे पास टोटल मिला के मतलब अच्छा खासा अमाउंट हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया ना, अब आप पहले महीने के अंदर ही हम लोग को इतनी अच्छी ग्रोथ दिख रही थी, अब एक्सेल आती थी अच्छी, 25 को इंटू 12 ही तो करना होता है। अब 25 को इंटू 12 एक्सेल से करने में वो पैसा अकाउंट में नहीं आएगा, राइट। जैसे 25 लाख इंटू 12 क्या 3 करोड़ रुपए होगा, भाई 3 करोड़ रुपए मान लिया कि अकाउंट में आ चुका है, ऐसा थोड़ी होता है। रियलिटी कुछ और होती है, राइट, रियलिटी कुछ और होती है। प्रोजेक्शन बनाना ये सब चीजें अच्छी चीज है, मैंने भी बनाई है ना। मेरे जो एक्सेल फाइल्स होती है ना वो ऐसी होती है कि यार भाई ये बिजनेस तो भाई अलग लेवल का है, एक्साइटमेंट भी वही है, एनर्जी भी वही है। तो जब हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना चालू किया, हमारी सेल 25 से 15 नहीं, 10 भी नहीं, 0। क्योंकि आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, स्कूल के खुद के पैसे इफेक्टिव, स्कूल वालों को पैसे कौन दे रहा है? आप है ना अपने आसपास, मतलब मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली वालों ने, मतलब हम तो वेल टू डू फैमिली आते हैं, हमने स्कूल की फीस जमा नहीं कराई, बच्चे जाता नहीं दिए, राइट। हमें देखो मतलब पेरेंट बेसिक लेवल पे यही सोचता है कि कितने दिन हमारा बच्चा घर से बाहर गया, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग का पूरा वो 0 हो गया। हम लोगों ने हायरिंग बहुत बड़े प्रोडक्ट के हिसाब से कर ली, ठीक है। हम लोग मतलब हम लोग का जो कैश बन था वो 4 से 4.5 लाख रुपए महीना, जब हम लोग सैलरी नहीं लेते, राइट।
मैं, मेरे को फाउंडर और जो हमारे जो इन्वेस्टर थे, हम तीनों ही कुछ भी पैसा नहीं निकाला। उसके बाद हमारा चार्ट से क्या आया, फिर हम लोग कुछ टाइप्स के अंदर गए। हम लोगों ने जो पिछली गलती, मैंने बताया आपको पिछली बार मैंने जो गलती नहीं की, मैंने जो गलती की शरद राघव के टाइम पे, तो मैंने कुछ टाइप्स किए, ठीक है, थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू था, तो मार्केट से हमें टाइप्स मिल गए, वहाँ से थोड़ा ऑक्सीजन आया, ठीक है। और फिर जब हम लोगों ने रियलाइज किया कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो शुभम ने एक बात बोली थी, आप लोग समझ गए, मतलब इन्होंने बोली थी, आपको कब तक मेहनत करनी चाहिए, जब तक या तो सब लोगों को आप पे भरोसा हो जाए, या फिर आपका भरोसा खत्म हो जाए। तो मेरा भरोसा खत्म हो गया पिछले साल अगस्त। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि मैं जो जो चीजें करता हूँ, सोचता हूँ, वो सब चीजें बायजू अनअकैडमी टॉपर ने बना ली है। तो मैंने सोचा यार एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें काम करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, मतलब बहुत ही खतरा है इस सेगमेंट के अंदर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, देखो, ठीक है, बिकॉज आई लाइक टू वर्क इन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बेसिकली होती है कि यार जहाँ पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करूँगा, कॉइन डीसीएक्स का नाम सुना आपने? कॉइन डीसीएक्स मेरे बैचमेट का है, नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता, दोनों आईआईटी बॉम्बे के, ठीक है। तो मतलब मेरे दोस्त की शादी थी, 2017 की बात होगी, शायद 16-17 की बात होगी, वो लोग कोटा आए थे एंड दे वर थिंकिंग ऑफ शटिंग इट डाउन, क्योंकि आपको पता होगा अरुण जेटली उन्होंने ये बोला था कि क्रिप्टो इलीगल है, और उस समय 21 एक्सचेंजेस से 2 एक्सचेंज रह गए थे, कॉइनसिचुबे और कॉइनडीसी। उन लोगों ने परसेवरेंस दिखाया, आपका भी होगा शायद, बोल रहा है, बट जो मेरे को पता है, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऑब्वियसली बिकॉज मैं इतना इस फील्ड के अंदर हूँ नहीं, तो उसने मुझे ये चीज़ बताई कि हम लोग रहे, और फिर जब चीज़ें लीगलाइज, जब चीज़ें खुली, तो फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट की मतलब वो लग गई, मतलब बिल्कुल झड़ी लग गई, क्योंकि उनको क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला कॉइनडीसीएक्स, ठीक है। तो नीरज मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है, मतलब हम लोग ऐसा मान लो कि रोज टेबल टेनिस खेलते थे आईआईटी के अंदर, और हमने आईएएस की जब तैयारी की थी दोनों साथ में की थी, एक ही फ्लाइट में रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने उसकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली देखी, और मैंने ये चीज़ देखी कि उसने जो वो काम एक्चुअली मैं सोचता था ना अपनी एक्सपर्टाइज का, उससे बिल्कुल ही अलग काम किया। आई थॉट हिम एज अ वेरी अमेजिंग स्पीकर, और मैं उसको बिल्कुल सीईओ मटेरियल मानता था, यार ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग सीईओ मटेरियल, बट ही टर्न्ड आउट टू बी सीटीओ ऑफ द कंपनी, ठीक है। और उन्होंने जो भी स्किल है ना वो अक्वायर की इन अनदर स्टार्टअप, ठीक है। एक और स्टार्टअप था डोरमिट करके, जो लॉन्ड्री सर्विस अर्बन क्लैब टाइप का स्टार्टअप था, जो बंद हुआ। उन्होंने भी अच्छा खासा फंड रेज किया था, $3-4 मिलियन रेज किए थे, फिर उसके बाद वो लोग बंद हो गए, राइट। तो वहां पे उनको भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। वहां पे उन लोगों ने अपने फैमिली से पैसा लिया, जैसा मैंने बताया था शुभम ने, क्या तुमने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करो, आपको अगर बिलीफ है ना, उनको आप पे बिलीफ होना चाहिए। उन्होंने वो अमाउंट यूज करके अपना आइडिया कैरी थ्रू किया, एंड देन इवेंचुअली उनको बहुत अमेजिंग उन्होंने फंड रेज किया, और अभी तो कॉइनडीसीएक्स हैज बिकम अ यूनिकॉर्न, राइट। तो ये उनके पीछे की, तो बजट प्लानिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीज है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बजट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपके पास उतना रनवे हो जिसमें आप लोगों को लगता है कि यार आपका स्टार्टअप ओपेक्स पॉजिटिव हो सकता है। ये मैंने लर्निंग की, मेरा एक स्टार्टअप डे 1 से ओपेक्स पॉजिटिव था, एक स्टार्टअप मतलब बहुत जल्दी ही मतलब केपेक्स पॉजिटिव भी होने वाला था। मेरे साथ जो रीजन रहे वो तो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है, और इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने फिर भी मतलब मैं ऐसा पहले मैंने सोचा कि यार भगवान ने मुझे नौकरी करने के लिए बनाया, ठीक है, मैं कुछ भी चीज स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा कुछ भगवान ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं जिससे मेरा बिजनेस ठप हो जाता है। बट आई नेवर स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, ठीक है। और मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में किए, तो मैं अब एग्रीकल्चर सेगमेंट बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को मैं चीज बता पाया हूँ कि नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बेसिक क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देखो मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ कि जो भी इसकी टेक्नोलॉजीज हैं कैसे मैनेज होगा, ये आपको पढ़नी तो पड़ती ही। आप कितने भी टॉक शोज में चले जाओ, एक बेसिक लेवल का फिलॉसफी आपको मिलती है, और उसके बेसिस पर आप अपने आप को एडुकेट करते हो, और फिर आप फाइनेंसेस खुद से मैनेज करना सीखते हो।
हमें थोड़ा बहुत इसलिए आता था क्योंकि हम फैमिली बिजनेस से आते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितना आए